वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। रौली गाड़ी चला रहा था। समीर राय उसके बराबर बैठा था और गाड़ी में पीछे 4 हथियारबंद लोगों के साथ होली विराजमान था। गाड़ी रोशनगढ़ी से 10-12 किलोमीटर दूर निकल आई थी। अचानक ही रौली को ब्रेक मारनी पड़ी। सामने सड़क पर एक कालीन किसी पेड़ के तने की तरह रास्ता रोके पड़ा था। यूं लगता था जैसे ये गोल गोल लिपटा हुआ कालीन किसी टेंट हाउस के ट्रक से लुढ़क कर सड़क पर आ रहा हो। रौली के साथ होली भी गाड़ी से उतरकर कालीन की तरफ बढ़ा। रौली ने कालीन का निरीक्षण किया तो उसे एक तरफ से लंबे बाल दिखाई दिए। ये बाल यकीनन किसी औरत के थे। और जब रौली और होली ने तेजी से कालीन को खोला तो उसमें से जो औरत निकली उसे देखकर समीर राय की सांस रुक गई। वो उसकी बीवी नमीरा थी। समीर गाड़ी से निकला और हवा के तेज झोंके की तरह कालीन के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने झुककर नमीरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। नमीरा के बाल अब उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। यूं लगता था जैसे सिरिंज के जरिए उसके बदन से पूरा खून निकाल लिया गया हो। उसके कपड़े सही हालत में थे, बस उसके गले में दुपट्टा नहीं था। समीर ने उसकी नब्ज देखी, सांस देखी, दिल की धड़कन महसूस की। कहीं कुछ नहीं था। नमीरा न जाने कब इस दुनिया से कूच कर चुकी थी। समीर को नमीरा की आखिरी चिट्ठी याद थी। वो कितनी तन्हा, कितनी अकेली थी। उसने उसके अकेलेपन का कोई ख्याल नहीं किया। कितना निर्दयी था वो अपनी नमीरा के प्रति। जाने वो किन हालातों से गुजरी होगी, न जाने उस पर क्या बीती होगी। उस चिट्ठी में लिखे नमीरा के वो शब्द बिच्छू बनकर समीर को डसने लगे। उसने नमीरा के चेहरे से बालों की लटें हटाई और अपलक उसका चेहरा निहारने लगा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। रौली और होली उसके पीछे हाथ बांधे खड़े हुए थे। नमीरा का चेहरा देखते देखते समीर के दिल में एक टीस सी उठी। एक दर्द की लहर पूरे बदन में दौड़ गई और उसने बेअख्तियार ही नमीरा का चेहरा अपने सीने से लगा लिया। उसका धीरज जाता रहा। सब्र के तमाम बांध उसके दुख के रेले में बह गए। वो फूट फूट कर रो पड़ा। तब रौली हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने समीर राय के कंधे पर धीरे से हाथ रखा और बोला, उठिए मालिक, हवेली चलिए। समीर ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो नमीरा की लाश को सीने से लगाए चीख चीख कर रोता रहा। रौली ने अब उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर धीरे से दबाया और दोबारा कहा, मालिक, हवेली चलिए। और अब जैसे समीर को अचानक होश आया, उसने अपनी हिचकियों पर काबू पाते हुए जैसे तैसे कहा, नहीं नहीं रौली, मैं अब हवेली नहीं जाऊंगा। मैं हवेली नहीं जाऊंगा। मैं हवेली छोड़ आया हूं। लेकिन मालिक, आप ऐसी हालत में कहां जाएंगे?
ये सब बड़े मालिक को तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ तो बता देना, उन्हें बता देना कि मैंने अपनी बीवी की लाश वसूल कर ली है। अब मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं। समीर की आंखों के आंसू अब गुस्से में बदलने लगे थे। उसने नमीरा को दोबारा कालीन पर लिटा दिया और एक झटके से खड़ा हो गया। खड़ा होते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन वो पैर जमाए खड़ा रहा। मालिक, ऐसा ना करें, हमारे साथ हवेली चलें। तुम मुझे अभी कहां ले जा रहे थे? मालिक, बंबई। किसके हुक्म पर? बड़े मालिक के हुक्म पर। तो फिर अब क्या हुआ? उनके हुक्म पर बंबई चल। मैं किसी कीमत पर हवेली नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। पर मालिक, मालकिन, उन्हें हवेली ले जाऊं? वो मेरी बीवी है, उसका हवेली से क्या नाता? हवेली वालों ने ही तो उसे इस हाल में पहुंचाया है ना। रौली और होली ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। समीर अपना फैसला बदलने वाला नहीं था, ये बात वो जानते थे। लेकिन रोशन राय को जब इन हालात का पता लगेगा तो वो इन दोनों के साथ क्या बर्ताव करेगा। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। कालीन में लिपटी वो लाश आखिर यहां बीच सड़क पर किसने रखी थी? ये महज एक संयोग था या फिर किसी प्लानिंग के तहत नमीरा की लाश को समीर के रास्ते में रखा गया था? और फिर ये लाश रखी किसने? कौन था वो शख्स? जिस रात नमीरा को अपने बच्चे से जुदा किया गया था, उस नन्ही सी जान से क्या होना हो गया था? उसे भी तो यही सजा दी गई थी। ऊंट तेजी से भागा जा रहा था और नमीरा का खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसकी अपनी हालत ठीक नहीं थी। आज ही तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। उसे बहुत कमजोरी थी। ऐसी औरत का तो बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन रोशन राय ने उस पर जुल्म के इंतहा कर दी थी। बच्ची तो उससे छीनी ही, साथ ही उसे हवेली से भी बाहर निकाल दिया। क्या उसका दोष बस इतना था कि वो एक गरीब की बेटी थी और उसने हवेली के इकलौते वारिस से शादी की थी और फिर एक लड़की को भी जन्म दे दिया था? इतने सारे कसूर। ऊंट की तेज रफ्तार ने उसे और भी निढाल कर दिया था। उसकी आंखें धुंधलाई जा रही थी, दिमाग पर गुबार सा छा रहा था। उसे यही लग रहा था कि वो रेत के अंदर धंसी जा रही है। ऊंट की दुम से बंधी घंटी की टन टन धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहां और किस हाल में है। इसी रात की सुबह उजाला फैल रहा था। कंगनपुर में जिंदगी अंगड़ाई ले रही थी। हाकिम अली अपने कमरे से निकल अपने जानवरों को चारा डालने के लिए बाड़े की तरफ बढ़े। वो जब बाड़े के दरवाजे पर पहुंचे तो उसने एक अजीब मंजर देखा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया। उसे लगा उसे धोखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये नजर का धोखा नहीं था। ये उसी का ऊंट था जो बाड़े के दरवाजे पर बैठा ऊंची गर्दन किए जुगाली कर रहा था। उसकी पीठ पर काठी बंधी हुई थी जिसमें एक औरत बेसुध सी पड़ी थी। इस अजीब से नजारे ने उसे दहला दिया था। वो तेजी से अपने ऊंट की तरफ बढ़ा। वो एक खूबसूरत औरत थी, जिंदा थी मगर बेहोश। हाकिम अली उस औरत को ऊंट सहित अपने घर में ले आया। घर की औरतों ने उस औरत को पूरी सावधानी से ऊंट से उतारा और सहन में बिछी एक चारपाई पर लिटा दिया। हाकिम अली की मां ने उस औरत का अच्छी तरह से मुआयना किया। वो किसी अच्छे घर की लग रही थी, पर पहली समस्या उसे होश में लाने की थी। हाकिम की मां ने उसके चेहरे पर धीरे धीरे पानी के छींटे मारे, उसके अलव सहलाए और कुछ देर बाद जाकर उस औरत के निर्जीव जिस्म में हरकत हुई। उसने धीरे से आंखें खोल दी।
उसने अपने सामने एक बूढ़ी देहाती औरत को खड़ा पाया जो बड़ी चिंता से उसकी तरफ देख रही थी। उसे आंखें खोलते देख बूढ़ी औरत के चेहरे के भाव तेजी से बदले। उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। लेटी रहो बेटा, अभी उठने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूं। अम्मा तुम बैठो, मैं लाती हूं दूध, हाकिम की बीवी चांद ने कहा। अच्छा ठीक है, पर जरा जल्दी। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम नमीरा है माँ जी। हाकिम अली की माँ को महसूस हो गया था कि कमजोरी की वजह से नमीरा को बोलने में दिक्कत हो रही थी। उसने उससे कुछ और नहीं पूछा। उसने नमीरा को गरम गरम दूध पिलाया। कुछ देर बाद मक्के की रोटी, मक्खन और गुड़ का नाश्ता कराया। नमीरा भूखी थी। पेट में कुछ पड़ा तो उसे सुकून मिला। उसे अच्छी तरह से होश आ चुका था और उसने इस घर को नजरें घुमाकर देखा। वो एक छप्पर तले चारपाई पर लेटी हुई थी। उस घर में 3 औरतें थीं। एक हाकिम की माँ जो उसकी सेवा करने में सबसे आगे थी, दूसरी हाकिम अली की बीवी चांद जो अपनी सास की मदद कर रही थी, और तीसरी हाकिम अली की छोटी बहन, कोई 17-18 बरस की वो लड़की जो दूर खड़ी नमीरा को बस देखे जा रही थी। माँ जी मैं कहाँ हूं? ये कंगनपुर है बेटा, सरहदी इलाका। लेकिन तुम कहां से आई हो? अब मैं क्या बताऊं कि मैं कहां से आई हूं माँ जी? अरे बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि तू कहां की है? मैं रोशनगढ़ी से हूं। तू जा कहां रही थी? कहीं नहीं अम्मा, बस किस्मत जहां ले आई वहीं आ गई। आखिर कुछ तो बता कि तू इस नाजुक हालत में घर से निकली ही क्यों? इस सवाल के जवाब में नमीरा ने कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। जो उस पर गुजरी थी सब कुछ कह सुनाई। हाकिम अली की माँ उसकी कहानी सुनकर हैरान थी। उसे शक तो पहले ही था कि वो किसी बड़े घर की औरत है, और उसका अंदाजा सही निकला। नमीरा रोशनगढ़ी के मशहूर जागीरदार रोशन राय की बहू थी। उसने नमीरा की ये दुख भरी दास्तान हाकिम अली को कह सुनाई। वो भी नमीरा की आप बीती सुनकर सन्न था। हाकिम अली ने कुछ सोचा, फैसला किया और फिर अपनी मां को नमीरा का खास ख्याल रखने की हिदायत देकर खुद राजा सलीम की हवेली पहुंच गया। हाकिम अली ने नमीरा के बारे में उसे बताना जरूरी समझा था। हवेली पहुंचकर हाकिम अली ने अपने आने की इत्तला भिजवाई। राजा सलीम अपनी तीनों बीवियों के साथ नाश्ता कर रहा था। हवेली की सेविका ने झुककर राजा सलीम को बताया, राजा साईं, बाहर मास्टर हाकिम अली आया है। इस वक्त क्यों आया है? मालूम नहीं जी। मालूम नहीं तो मालूम करवाओ भाई। हाकिम अली कोई मास्टर नहीं था। वो पुराने जमाने का मैट्रिक पास था। हवेली के बच्चों को शाम को पढ़ाने आता था, इसीलिए हवेली में मास्टर हाकिम अली कहलाता था। वो सेविका बाहर से खबर लाई और उसने सलीम के पास आकर थोड़ा झुककर कहा, जी वो कोई खास खबर लेकर आया है? ठीक है, उसे बरामदे में बिठाओ, हम नाश्ता करके आते हैं। नाश्ते के बाद जब राजा सलीम मूंछों पर ताव देता हुआ बरामदे में पहुंचा तो हाकिम अली एक मूढ़े पर बैठा हुआ था। सलीम को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ जोड़ लिए। बैठो मास्टर, सुनाओ सुबह सुबह आज कहां निकल पड़े? राजा साईं, आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं कि सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, अब मास्टरों के पास भी हमारे लिए खबरें होती हैं, और वो भी जी खुश करने वाली। चल भाई सुना, फिर तेरी खबर भी सुन लेते हैं। हाकिम अली झुककर एक रहस्यमयी तरीके से बोला, राजा साईं खास खबर है, अकेले में। ओहो, आज तो कमाल ही होगा। मास्टर जी के पास खुश करने वाली खबर है, और वो भी खुफिया।
अकेले में सुनाने वाली। आओ मास्टर, सुनाओ सुनाओ। राजा भाई, ये खबर जागीरदार रोशन राय के बारे में है। अच्छा, फिर तो वाकई जोरदार होगी। जल्दी बता। राजा साईं, रोशन राय की बहू मेरे घर में बैठी है। क्या? बहू? तेरा मतलब है समीर राय की बीवी? हाँ राजा साईं, बिल्कुल ठीक समझे। अरे मास्टर, तू तो वाकई बड़ी जोरदार और खतरनाक खबर लाया है। अब तो तू एक मोटे इनाम का हकदार है। हम तो तुझे निरा मास्टर समझते थे, पर तू तो काम का आदमी निकला। अब तू जरा पूरी बात बता। समीर राय की बीवी कंगनपुर, और वो भी तेरे घर कैसे पहुंची? हाकिम अली ने अक्षरशः वो सब कुछ बता दिया जो नमीरा की मां ने उसे बताया था। मास्टर, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आखिर रोशन राय ने अपनी बहू को ऊंट पर बिठाकर रेगिस्तान में क्यों हाँक दिया? और सबसे हैरत की बात तो यह है कि वो ऊंट कंगनपुर कैसे आ गया, और वो भी तेरे दरवाजे के आगे? राजा साईं, वो मेरा ऊंट है। मैंने उसे 15 दिन पहले पैंट में बेचा था। जब उसे रेगिस्तान में हाँका गया, और वो भी अकेले, तो उसने कंगनपुर का रास्ता पकड़ा और सीधा मेरे बाड़े में आ गया। बात तो तेरी समझ में आती है, पर जो हुआ है ना मास्टर, बड़ा कमाल हुआ है। तेरा इनाम तो पक्का। अब मैं तुझे जैसा बताता हूं बस वैसा करता जा। जो हुक्म राजा साईं। जा, वो मूढ़ा लाकर इधर मेरे पास बैठ जा। एक मामूली मुलाजिम से वो कुछ ज्यादा ही मीठे लहजे में बतिया रहा था। किसी जमाने में राजा सलीम और रोशन राय की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। ऐसी दोस्ती किसी किसी का ही नसीब होती है। राजा सलीम हालांकि इतना बड़ा जमींदार नहीं था जितना रोशन राय था, लेकिन उसका रौब और दबदबा रोशन राय से ज्यादा था। उसकी पहुंच और रसूख बड़े अधिकारियों से लेकर नेताओं तक था। वो अपना काम निकलवाना खूब जानता था। उसने रोशन राय के भी बहुत से टेढ़े काम करवाए थे। जहां रोशन राय का पैसा काम नहीं आता था, वहां भी राजा सलीम का मोहरा काम कर जाता था। उनकी दोस्ती भी काफी पुरानी थी। स्कूल से कॉलेज तक दोनों ग्रेजुएट थे, लेकिन पढ़ाई ने उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उनकी करतूतें देखकर उनकी डिग्रियां भी शर्मा जाती थीं। फिर यही दोस्ती एक दिन दुश्मनी में बदल गई। वो कहते हैं ना कि दुश्मनी 3 चीजों की वजह से होती है। एक पैसा, दूसरी औरत और तीसरी जमीन। लेकिन यहां दुश्मनी की बुनियाद एक चौथी चीज थी। जी हां, चौथी। वो एक घोड़ी थी। इसमें संदेह नहीं था कि अरबी नस्ल की घोड़ी बला की खूबसूरत थी। उसका मालिक अरबाब खान था। अरबाब खान राजा सलीम और रोशन राय दोनों का ही पक्का दोस्त था। तब अरबाब खान ने उन दोनों को अपने इलाके में शिकार के लिए बुलाया था, और जब अरबाब खान जीप की जगह अपनी घोड़ी पर सवार होकर हवेली से बाहर आया था, तो वो दोनों उसे देखकर दंग रह गए थे। वो जीप में बैठते बैठते रुक गए थे। अरबाब खान अपनी घोड़ी दौड़ाता हुआ उनके पास पहुंचा और उतर गया। उसने घोड़ी की गर्दन थपथपाते हुए पूछा था, कैसी लगी? बहुत शानदार गुरु। वाह, बड़ी ही खूबसूरत। अरबाब खान, क्या इसे बेचोगे? अरे राजा, ऐसी बातें क्यों करते हो? यह आपको पसंद है क्या? पसंद? अरे बाबा, मैं तो इसे देखते ही इस पर आशिक हो गया। बस तो राजा साईं, ये घोड़ी आपकी हुई। शुक्रिया अरबाब खान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राजा सलीम ने तकल्लुफ नहीं किया और घोड़ी फौरन ही कबूल कर ली, जबकि रोशन राय उसे हसरत से देखता ही रह गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने बोलने में पहल क्यों नहीं की। वो क्यों ऐसे सोचता रह गया, वरना ये मुश्किल घोड़ी कब की उसकी हो चुकी होती। शिकार खत्म हुआ। वो सभी लोग अपनी अपनी हवेलियों में लौट गए, लेकिन ये घोड़ी रोशन राय के दिमाग में बैठ कर रह गई। वो हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता था।
बात सिर्फ घोड़े की नहीं थी, बात इसकी थी कि वो पहल कैसे करना भूल गया। उसे इस बात की कसक थी और उसके दिल में दबी ये चुभन बढ़ती ही गई। उसने लाख चाहा कि उस घोड़ी का ख्याल उसके जहन से निकल जाए, लेकिन जितना वो उसे दिल से निकालने की कोशिश करता था, वो उतना ही उसके दिल में बसती जाती और उतना ही राजा सलीम के प्रति उसकी नफरत भी बढ़ती जाती। आखिरकार उसकी वो ललक ऐसी बढ़ी कि रोशन राय वो करने पे उतर आया जो किसी ने नहीं किया होगा। उसने एक दिन रॉली को अपने बेडरूम में बुलवाया। इसका मतलब था संगीन मामला। रॉली भी फौरन हाजिर हुआ। जी मालिक, हुक्म। रॉली, राजा सलीम के पास चंद दिन पहले एक मुश्की घोड़ी आई है ना, उसे ठिकाने लगाना है। मालिक, अगर मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की तो आपका मतलब है कि मुझे उस घोड़ी को मारना होगा? रॉली रोशन राय का हुक्म सुनकर चकरा गया था। किसी घोड़ी का कत्ल, और वो भी जो एक करीबी दोस्त की मिल्कियत हो। ऐसी घोड़ी को मारने का भला क्या मतलब था? मालिक, उसे मार डालने के बजाय उसे वहां से निकाल ना लाऊं आपके पास? बेवकूफ, हम उसे छिपाकर कहां रखेंगे? वो कोई छिपा कर रखने की चीज है क्या? मालिक, अगर आपको वो घोड़ी इतनी ही पसंद है तो राजा साईं से ले लेना, वो तो आपके दोस्त हैं। वो घोड़ी उसने खुद अरबाब साहब से तोहफे में ली है, अब हम उससे मांग कैसे सकते हैं? अच्छा मालिक। देखो बाबा, बात यह है कि जो चीज हमें पसंद आ जाए उसे हम किसी और के पास तो रहने नहीं दे सकते, इसीलिए यह हमारी मजबूरी है। तुम हमारी मजबूरी समझो रॉली। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब समझ गया। थोड़ा वक्त मिलेगा? हाँ, जा, तुझे 3 दिन दिए, पर एक बात याद रहे, तू मेरा खास आदमी है, इसीलिए तुझे ये काम सौंप रहा हूं। दोस्ती का मामला है, जरा ख्याल रखना तुझ पर किसी की नजर ना पड़े। लेकिन सारे फैसले इंसान के हाथ में नहीं होते। कभी कभी तकदीर भी अपना खेल खेलती है। कुछ फैसले वो अपने हाथ में ले लेती है और ऐसे फैसले अक्सर इतिहास लिखते हैं। ये फैसला भी कुछ ऐसा ही था। एक बेमिसाल मजबूत दोस्ती एक बेमिसाल मजबूत दुश्मनी में बदल गई। रॉली ने तो अपने तौर पर हर मुमकिन सावधानी बरती थी, लेकिन हर कोशिश के बावजूद वो देख और पहचान लिया गया। अपनी जांच पड़ताल के हिसाब से वो पूरी सावधानी के साथ राजा सलीम के जानवरों के बाड़े में दाखिल हुआ था। इस घोड़ी के लिए जगह जरा अलग से बनाई गई थी और इस तबेले में उस घोड़ी के अलावा 2 और घोड़े थे जो कि एक साथ बंधे थे। आधी रात के वक्त रॉली बाड़े में दाखिल हुआ। हर तरफ अंधेरा था। एक चारपाई पर 2 शख्स सो रहे थे। अब तकदीर ने अपना खेल शुरू किया। एक शख्स की आंख अचानक खुल गई। उसने अंधेरे में एक साए को घोड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखा। वो फौरन उठकर बैठ गया। उसने तकिए के नीचे से टॉर्च निकाली और दबे पांव उस साए के पीछे हो लिया। उसने उसे पीछे से दबोच लेने का मन बनाया था। अभी वो साया रॉली से 5 कदम पीछे था कि तकदीर ने फिर से एक खेल खेला और वो पल इतिहास बन गया। रॉली ने घोड़ी के पास पहुंचते ही अपना हाथ उठाया और घोड़ी के सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। इसके बाद उसने 2 गोलियां और दागी ताकि घोड़ी की मौत पक्की हो जाए। इसके बाद वो तेजी से पलटा और पलटते ही उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। फायर की आवाज सुनकर दूसरा शख्स जो चारपाई पर सो रहा था वो भी उठ गया। उसने टॉर्च की रोशनी में वो चेहरा देखा जिसे वो अच्छी तरह से पहचानता था। उसने इस आदमी को न जाने कितनी बार रोशन राय के साथ देखा था। टॉर्च की रोशनी में जब रॉली पकड़ा गया तो उसने उस टॉर्च वाले पर भी गोली चलाने में जरा भी देर नहीं लगाई। गोली खाकर वो आदमी नीचे गिरा और रॉली बिजली की गति से बाहर निकल गया। दूसरे शख्स की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो रॉली का पीछा करता।
वो अपने साथी का अंजाम देख चुका था। हाँ, उसे अभी ये नहीं पता था कि तबेले में आने वाली नई घोड़ी का भी काम तमाम हो चुका है। सुबह की रोशनी राजा सलीम की हवेली में तहलका मचाती हुई आई थी। बाड़े का रखवाला राजा सलीम के सामने खड़ा थर थर कांप रहा था। वो अपने मालिक को बता चुका था कि घोड़ी और उसके साथी को गोली मारने वाला रोशन राय का खास आदमी रौली ही था। राजा सलीम बहुत ही काइया आदमी था। वह उस घटना को पी गया। न उसने रोशन राय से कोई शिकायत की और न ही किसी को बताया कि उसके एक आदमी और घोड़ी को मारने की इस वारदात में रोशन राय का हाथ था। वो रोशन राय से उसी गरमजोशी से मिला जिस तरह हमेशा मिलता था। कुछ समय तक खामोश रहने के बाद उसने अपना हाथ दिखाया। जब तक ये खामोशी बनी रही थी, रोशन राय बड़ा खुश था कि रौली ने बड़ी होशियारी से अपना काम किया था। अगर वो घोड़ी उसे नहीं मिली थी तो वो सलीम के पास भी नहीं रही थी। पर उसे पता ही नहीं था कि सलीम के अंदर कैसा तूफान उठ रहा था। मामला ठंडा पड़ चुका था। रोशन राय निश्चिंत था कि उधर राजा सलीम ने एक दिन बाबू करंट नाम के अपने एक गुर्गे को बुलवा भेजा। 10 मिनट बाद ही बाबू करंट हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। राजा सलीम तब अपने बाग में था। वह वहां कुर्सी पर बैठ गया और उसने बाबू करंट को देखते हुए कहा, हाँ भाई बाबू करंट, आ गए तुम? जी राजा साईं। खूब, तो अब ये बताओ कि तुम सिर्फ नाम के करंट हो या किसी को वाकई करंट मार सकते हो? राजा सलीम ने अपने अनोखे अंदाज में आंखें फैलाते हुए कहा, राजा साईं आप हुक्म तो करें। 440 वोल्ट का करंट तो है ही मेरे पास। तो तुम्हें रोशनगढ़ी जाना है बाबू? जाऊंगा राजा साईं, सर के बल जाऊंगा। आज मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं, और से सुनना। वो जो हमारी मुश्की घोड़ी और बंदे की जान जिसने ली थी, जानता है वो कौन था? राजा साईं अगर इसी का पता चल जाता तो मैं कातिल को पाताल से भी घसीट लाता। आप बताइए तो। वो रोशन राय का बंदा रौली था। हैरत हुई सुनकर राजा साईं, ऐसा काम उस रौली ने क्यों किया? इसमें रौली का कोई कसूर नहीं बाबू। उसे जैसा हुक्म मिला वैसा कर दिया। अब अगर मैं तुम्हें कोई हुक्म दूंगा तो तुम क्या करोगे? वही राजा साईं जो आप कहेंगे। अब देखो बाबू करंट, रोशन राय ने हमारी पसंद की घोड़ी मरवा दी, तो खून का बदला तो खून ही है ना? बिल्कुल राजा साईं, बिल्कुल। तो फिर सुन, रोशन राय की घुड़साल में 10-12 घोड़े हैं। उनमें सबसे उम्दा और कीमती घोड़ा सफेद रंग का है। उस घोड़े की पहचान यही है कि वह पूरा का पूरा सफेद है, मगर उसके माथे पर रुपए बराबर का काला निशान है। वो घोड़ा रोशन राय की जान है। बस तुम उस घोड़े को अस्तबल से निकाल लो, कर लोगे ये काम? जान पर खेल कर करूंगा मालिक। बस तो बाबू करंट, तू करंट की तरह दौड़ जा, पर एक बात का ख्याल रखना, गोली नहीं चलानी है, कुल्हाड़ी चलानी है। राजा साईं मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं बाबू करंट, अपना कान इधर ला, मैं तुझे समझाता हूं। फिर राजा सलीम ने इस पेशेवर गुर्गे को अच्छी तरह समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। वो कयामत की सुबह थी। रोशन राय को उठाकर जब रौली ने वो दिल दहला देने वाली खबर सुनाई तो रोशन राय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस घोड़े में उसकी जान थी, उसकी जान निकाल ली गई थी। अस्तबल के चौकीदार को बांधकर सफेद घोड़ा निकाला गया और उसे हवेली के फाटक पर लाकर उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई। ये वारदात अंजाम देने वाले 3 लोग थे और अपना काम निपटाकर वह तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए थे। रोशन राय बड़ी कोशिश करने के बावजूद जान नहीं सका कि ये वारदात किसने की थी, पर इतना समझदार तो वो भी था। उसे अंदर ही अंदर मालूम तो था कि इसके पीछे राजा सलीम के सिवा कोई और नहीं हो सकता था।
राजा सलीम ने अपना इंतकाम कमाल होशियारी और ज्यादा दिलेरी के साथ लिया था। रोशन राय ने अपनी पूरी कोशिश कर डाली कि राजा सलीम के खिलाफ कोई सबूत, कोई सुराग हाथ लग जाए, लेकिन वो नाकाम रहा। बाबू करंट ने अपने दो साथियों के साथ कुछ इस अंदाज में यह वारदात की थी कि कोई सुराग था ही नहीं। अब दोनों दोस्तों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी, पर अभी तक भी दोनों ने एक दूसरे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया था। उनके बीच दिखावे की दोस्ती बरकरार थी और दोस्ती के इस पेड़ को गिराने में रोशन राय का हाथ ज्यादा था, क्योंकि पहल उसी ने की थी और राजा सलीम ने भी चालाकी दिखाते हुए सबूत होने के बावजूद रोशन राय से कोई गिला शिकवा नहीं किया था। इसके बाद चुनाव आ गए। हालांकि दोनों के क्षेत्र अलग अलग थे और इससे पहले रोशन राय ने कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार दोनों ने एक ही इलाके से इलेक्शन लड़ने की ठान ली। दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टियों से टिकट लिए और चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। रोशन राय की कोशिश होती थी कि जहां राजा सलीम की जनसभा हो वहां उसका भी जलसा हो। परिणाम स्वरूप दोनों की जनसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ने लगी और फिर वो वक्त भी आ गया जब दोनों दोस्त खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दुश्मनी में बदल चुकी इस दोस्ती ने अब राजनीतिक रंग ले लिया था और फिर वो वक्त भी आया कि दोनों ही उम्मीदवारों ने एक ही दिन, एक ही जगह पर और एक ही समय पर जनसभा का ऐलान कर दिया। दोनों को अच्छी तरह से पता था कि इस ऐलान का क्या नतीजा निकलने वाला था। उन दोनों के ही समर्थकों ने अपना अपना स्टेज बनवाने की कोशिश की। खूब हंगामा हुआ, खून खराबा हुआ, गोलियां चली। राजा सलीम के बाजू में भी एक गोली लगी, रोशन राय को भी घाव आए। दोनों उम्मीदवार अपने अपने जख्म चाटते अपने इलाकों में वापस लौट गए। कोई भी जलसा नहीं कर सका। उन दोनों के इस टकराव और गुंडागर्दी का एक ही नतीजा निकला जो निकलना चाहिए था। उस इलाके से एक तीसरा आजाद उम्मीदवार जीत गया और इस शिकस्त ने उन दोनों के दिलों के इंतकाम की आग को और भी भड़का दिया। अब दोनों दुश्मन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो चाहते कर गुजरते और छिपाने की बजाय ढिंडोरा पीट कर कहते कि यह काम उसी ने किया है। जब दोस्ती थी तो अपने शिखर पर और अब दुश्मनी थी तो उसकी भी कोई हद नहीं थी। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन थे और इस दुश्मनी का एक बेहद घिनौना रूप तब सामने आया जब राजा सलीम के बेटे की बहू को डाकुओं के एक गिरोह ने अगवा कर लिया। रोशन राय तक जब यह खबर पहुंची तो उसने राजा सलीम की बहू को डाकुओं के सरदार से फिरौती देकर अपने कब्जे में कर लिया और फिर उसकी लाश राजा सलीम की हवेली भिजवा दी। राजा सलीम तड़प कर रह गया। वो अब किसी मौके की तलाश में था कि मौका खुद ब खुद चलकर उसके पास आ गया। नमीरा की जुबानी उसे जो कुछ मालूम हुआ उससे जाहिर था कि रोशन राय को अपनी बहू के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने खुद ही उसके साथ शैतानों जैसा बर्ताव किया था, पर वो थी तो रोशन राय की बहू ही ना, उसके इकलौते बेटे समीर राय की बीवी। उसने मास्टर हाकिम अली को शाबाशी देकर और इनाम का वायदा करके चंद हिदायतों के साथ रुखसत किया और अपनी प्लानिंग करने लगा। और फिर इसी प्लानिंग के तहत बाबू करंट ने हाकिम अली के घर से नमीरा को उठाया और उसकी हत्या करके उसे कालीन में लपेट दिया। वह उसे रातों रात उसी सड़क पर डाल आया जो हाईवे को जाती थी। जाहिर था कि जिसकी भी नजर उस कालीन पर पड़ती वो इस खबर को हवेली में रोशन राय तक जरूर पहुंचाता। अब यह भी किस्मत का ही एक क्रूर खेल था कि वो पहला आदमी जिसकी नजर उस कालीन पर पड़ी वो नमीरा का पति समीर ही था। समीर को अब हवेली नहीं लौटना था। उसने तुरंत ही फैसला किया और होली को एक और बंदे के साथ वापस हवेली जाने को कहा और खुद 2 बंदों के साथ गाड़ी में बैठ गया
और ड्राइविंग सीट संभाल ली। ये गाड़ी अब समीर राय के हुक्म के हिसाब से मुंबई रवाना हो गई थी।